तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, ये हमने कराना था। और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट मैंने आपको बताए थे, ये बताया नहीं बताया भी? अच्छा, डायड ट्रायड बताया है ना, डायड और ट्रायड बताया था। चलो, तो मैं टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म बताया था, डायड और ट्रायड, जो मैंने बता दिया था कल, ठीक है। और बुकलेट में उसके 2-4 क्वेश्चन है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब लिखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, लिखो जरा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जरा, सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा, ये दो, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, लिखो मेरे साथ साथ। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, ठीक है ना भाई। चलो, पढ़ा जा रहा है ना, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा? जो पोलर होते हैं और प्रोटिक होते हैं, मतलब जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है और एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन होता है। जो पोलर हो, प्रोटिक हो, जिनमें डेफिनेट डाइपोल मोमेंट हो और कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच हो, क्या कह सकते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके, है ना। जो पोलर हो, जिनके अंदर विच हैव डाइपोल मोमेंट, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट हो, और क्या हो, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए विद फोन, या कह सकते हैं विच कैन शो एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके, है ना। जैसे एग्जांपल H2O, NH3, HF एटसेट्रा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इंटर इंटर जो इंटर शो कर सके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। देख लिया। इनकी एक खासियत होती है, दे कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। ये कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, है ना। जैसे तुमने NaCl को पानी में डाला, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक होगा। और वाटर क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो भैया वाटर जो है भाई, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएगा, निगेटिव पार्शियल निगेटिव ना, ऑक्सीजन की तरफ से, किधर, Na पर। इसको सॉल्वेशन बोल रहे हैं, हाइड्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, बिल्कुल सही। और Cl माइनस पर वाटर मॉलिक्यूल, लास्ट में वीडियो ऑन कराएंगे, NaCl प्लस H2 Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है। Na प्लस पर चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, Cl माइनस आयन पर चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ साथ साथ, है ना, पूरा बढ़िया सुंदर सुंदर बनाओ। Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को चिपकाओ, यही सॉल्वेशन है, यही सॉल्वेशन है इधर, है ना। अच्छा सुंदर से बनाओ। Cl माइनस आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को चिपकाओ, यही क्या है, हाइड्रेशन। भाई वाटर है तो हाइड्रेशन बोल दिया, कोई और सॉल्वेंट होता तो सॉल्वेशन बोलते, ठीक है ना। लिखो जरा, नोट कर लो, कोई बात नहीं, लिख लिया। साथ साथ मैं बीच में बातें करने लगता हूं ताकि आप नोट कर लो सारी चीजें, ठीक है ना। लिख लिया, चलो। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं भाई? जो पोलर तो हो, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट तो हो, विच हैव डाइपोल मोमेंट, है ना, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सके,
मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन ना हो, पोलर हो पर ए प्रोटिक हो जो प्रोटॉन ना दे सके, पोलर हो पर ए प्रोटिक हो जो प्रोटॉन ना दे सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल डीएमएसओ, डीएमएसओ होता है बेटा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएसओ, ये है इसका स्ट्रक्चर CH3 और ये CH3, और होता है डीएमएफ, डीएमएफ का लिखो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, देखो ये NCH3CH3 है डाइपोल मोमेंट, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है। कपिल जो सही कर दिए थे आपने लेक्चर 1 2 3 4 5 पूरा हो गए थे ना, वैसे ही आ रहे हैं आप, ठीक है। तो मुझे भी सारे एक साथ डाल देना, है ना, मेरे उसमें 1 2 3 4 5 11th वाले लिख लिया भाई। डीएमएफ है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, एन पे बेटा 2 CH3 है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, मैंने बताया था आपको, ये क्या है टर्शरी अमाइड है, तो इसका नाम क्या होता है एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कहाँ है, अमाइड है, एल्डिहाइड कैसे कह सकते हो, CON है ना बेटा, एल्डिहाइड में तो एक तरफ C होना चाहिए, या फॉर्मल्डिहाइड में H होते हैं, एन आती क्या बन जाएगा भाई, CON आ गया तो क्या बन गया, अमाइड बन गया, नहीं कैसे लिख सकते हैं, गलत है लिखा हुआ होगा तो नहीं, सही करना उसको, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान रखना, दे कैन सॉल्वेट ओनली केटायन, दे कैन सॉल्वेट ओनली केटायन, they can solvate only cation, they can solvate only cation, ये केटायन को सॉल्वेट करेंगे, ठीक है, they can solvate cation, हो गया भाई, ये केटायन को सॉल्वेट करेंगे। जैसे देखो ये क्या है Na+ है ना, Na+, तो Na+ और ये SO, ये CH3 है ना, O पर क्या नेगेटिव है, O पर नेगेटिव है, यहाँ क्या पॉजिटिव है, पर यहाँ CH3 आ गया ना तो हिंड्रेंस है, तो ये नहीं करेगा, S पॉजिटिव एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो ये किसको करेंगे, केटायन को सॉल्वेट करते हैं सिर्फ। बनाओ जरा अच्छे से सुंदर सा बनाओ, चारों तरफ ना इसके बढ़िया बढ़िया से लिखो, S CH3 O, S O CH3 O S CH3 ठीक है। यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव आ गया Na+ के चारों तरफ। ऐसे ही होता है, यहाँ भी लिख लेना, एक होता है क्राउन ईथर, है ना, क्राउन ईथर भी यही होते हैं, क्राउन ईथर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, इसका स्ट्रक्चर क्राउन ईथर के देख लेना, ये मैंने आपको IUPAC में पढ़ाया हुआ है, IUPAC में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्राउन ईथर ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। Na+ है बेटा, N+ नहीं Na+, है ना, ये कैटायन को सॉल्वेट करते हैं, ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट ओनली कैटायन, कैटायन को सॉल्वेट करेंगे, ये मैंने जो स्टेटमेंट बोला इसका यूज आगे आएगा। अब नोट डाल के लिखो, नोट लिखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नोट 1, पोलर नोट 1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज कीटो फॉर्म, hence increase enol content, पढ़ लिया था ना enol content, hence increase the enol content, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
कीटो को स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा सीओ के साथ, कीटो को स्टेबलाइज करेगा, तो इनॉल फॉर्म में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। लिखो अपने वर्ड्स में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज कीटो फॉर्म, हैंस, सॉरी इंक्रीज नहीं, गलत बोल दिया मैंने, हैंस डिक्रीज इनॉल कंटेंट। जब कीटो फॉर्म स्टेबल हो गई तो इनॉल कंटेंट क्या होगा, कम होगा, है ना। सही लिख कर लो, हैंस डिक्रीज इनॉल कंटेंट। सोचो, दिमाग लगाओ कैसे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो सीओ के साथ, जैसे H2O है तो H2O में H प्लस O माइनस है, तो CO O के चारों तरफ क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, सॉल्वेटेड करेगा, ठीक है। तो वो इनॉल में कम होने देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म कर देगा, इनॉल तो बनेगी पर कम बनेगी, ठीक है। नोट कर लिया, नोट सेकंड, नोट सेकंड लिखो, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट increases percentage of इनॉल कंटेंट। देखो जैसे वाटर है तो वाटर में इनॉल कंटेंट कम होगा, बेंजीन ले लोगे, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, उसमें क्या बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, लिख लो। तो अगर इनॉल कंटेंट बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर लेना पड़ेगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। ड्यूटेरियम एक्सचेंज समझ में आ गया था, ठीक है। चलो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, और हम क्लास के अंदर ही, स्टीरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो स्टार्ट होने जा रही है ना। स्टीरियो 12th में 11th में हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यूज होगी। मान लिया इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, कल से बच्चे ज्यादा आने स्टार्ट हुए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टीरियो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो चुका है। आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से, स्ट्रक्चरल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, कौन कौन से, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल खत्म हो चुका है, अब आप बुकलेट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बुकलेट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। स्ट्रक्चरल के आपको कल मिलेगा, परसों 2 दिन का समय मिलेगा, स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन कम से कम एग्जाम्पल सारे कर डालना, ठीक है ना। अब हम स्टीरियो स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में एनसीईआरटी में सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है स्टीरियो की, लेकिन हमें कम से कम 2 या 3 वीक लगने वाले हैं स्टीरियो में, ठीक है। इसमें 3D भी कुछ होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा हर टॉपिक के, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छे से सबको करना लाइव, ठीक है। चलो हेडिंग डालो भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिख दी, डाल दी ना पीडीएफ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या क्या बोलते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म, पूरा इंटरेस्ट लेके मजे के साथ पढ़ना है इसको, थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्फिग्यूरेशनल और एक होता है कॉन्फर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के फिर 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल एंड दूसरा ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल लिखो, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। देखो ये जो होते हैं ना, ये हम आइसोलेट कर सकते हैं इनको, पर कन्फर्मेशनल को रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कभी पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ,
तो आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बताना है। कन्फॉर्मेशनल कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। हम रूम टेम्परेचर पर कन्फॉर्मर्स को, है ना, सेपरेट नहीं कर सकते, अलग से पढ़ेंगे इसको, तभी मैं बता दूंगा और अच्छे से। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी अलग किया जा सकता है सिस ट्रांस को, और ऑप्टिकल को भी। एग्जाम्पल बता दो बेटा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कन्फॉर्मेशनल, पूरे 2 लेक्चर लगेंगे, इनमें ज्यादा लगेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में, लगभग 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। लगातार क्लास ली तो 2 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लिया, नोट कर लिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो। लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in orientation of group in space. Compound having same molecular formula but differ in orientation of groups, orientation of groups in space. देखो स्ट्रक्चरल में तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, स्ट्रक्चर चेंज होने से प्रॉपर्टी सारी चेंज हो रही थी, है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। लेकिन स्पेस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, कोई ग्रुप किसी एटम पे तो उस भी रहेगा, नेचर ऑफ ग्रुप भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ओरिएंटेशन ग्रुप का चेंज हो जाएगा, और ओरिएंटेशन ग्रुप चेंज होने से प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी, अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, लिख ली डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस। जैसे ये है, देखो जैसे ये C डबल बॉन्ड C, ये A है, ये B है ना, ये A है और ये B है। तो दूसरा ये ले लेते हैं, C A है, ये B है, ये A है, ये A है, C A है, ये A है, ये B और B है। ठीक है, अब ये A है, ये A है, ठीक है, ये A है, ये A है। अब समझो ध्यान से, ठीक है क्या चीज ये, कैसे देखेंगे, है ना, बाद में कंडीशन लिखेंगे। जैसे देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड C, ये ग्रुप रोटेट नहीं हो सकते, ध्यान रखना, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ गया दो एटम के बीच में तो ये ग्रुप रोटेट नहीं होंगे। अगर ये ग्रुप रोटेट होंगे तो डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, है ना, ये है ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये साइड वाले ग्रुप रोटेट करोगे तो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, फ्री रोटेशन नहीं होता। C डबल बॉन्ड C होते हैं तो ग्रुप रोटेट नहीं होंगे। भाई ये ग्रुप ऐसे है, अभी प्लेन में है ना, ये प्लेनर है मॉलिक्यूल, है ना, प्लेन में है ये, ठीक है, ऐसे पट्ट पड़े हैं, ऐसे रोटेट नहीं होने के, ए ऊपर बी नीचे नहीं आएगा, रोटेट होंगे। तो देखो जो डबल बॉन्ड होता है कैसे बनता है, डबल बॉन्ड बनता है कौन सी ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है ना, लेटरल ओवरलैपिंग से, मतलब पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं, है ना, पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं, ऐसे पैरेलल होते हैं। अगर ग्रुप रोटेट होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल आएंगे, बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। पर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ऐसे आसानी से नहीं टूटता है। तो अगर मैं ये कर दूं, सुनो, C डबल बॉन्ड C, ये B और ये A, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ये दूसरा कंपाउंड होगा, तो यहाँ A ऊपर था, B नीचे, अब मैंने B ऊपर कर दिया, A नीचे, इसको सेम रखा, ये A और ये B, ठीक है। अब देखो ये आपस में रोटेट नहीं हो रही है, नहीं कि इससे बन गया आसानी से, ये तो तोड़ के बना होगा, या ये अलग कंपाउंड है ना। हमने इसका, ये A ऊपर था, B नीचे, दूसरे वाले B ऊपर है, A नीचे, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, बाकी कुछ चेंज किया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या हो गया, अलग। यहाँ ए और ए साथ थे, यहाँ पर ए और ए क्या है, दूर है। यहाँ पर ए और ए क्या थे, साथ थे। ओरिएंटेशन चेंज हुआ ना स्पेस में, यहाँ पर ए क्या है, दूर है। तो ये दोनों कंपाउंड में देखो सब कुछ सेम लग रहा है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ए जिस कार्बन पर था अब भी ए उसी कार्बन पर है, पर पहले ए और ए के बीच में डिस्टेंस कम, अब ए और ए के बीच में डिस्टेंस ज्यादा। तो इससे क्या हो गया, ओरिएंटेशन चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज होगी। ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, अलग अलग। अब इन्हें क्या बोलेंगे दोनों को, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओरिएंटेशन का। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, अलग अलग कंपाउंड आप लोग अलग कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए, ठीक है। ऐसे देखो इसमें, अगर यहां मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं, सुनना ध्यान से, ये ए यहाँ बी, अगर मैं बी को ऊपर ले जाऊं ए को नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, जो कंपाउंड दूसरा बनेगा क्या, यहाँ बी को ऊपर ले गया मैं, ए को नीचे, ध्यान से देखना, ये ऐसे ही है। तो पहले देखो ए के बगल में ए था, अब भी तो ए के बगल में ए है, बी के बगल में ए था, अब भी बी के बगल में ए। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है सेम है, ये क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। ये दोनों आइसोमर, ये तो सेम है, ये अलग थोड़ा है। इनकी तो सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओरिएंटेशन चेंज होने पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तभी बोलेंगे कंपाउंड अलग है। आई बात समझ में। यहां देखो, अगर मैं ए को ऊपर ए को नीचे ले जाऊं तो बनेगा क्या, बनेगा नहीं बनेगा। अगर इनमें चेंज करूं ओरिएंटेशन तो कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, दो ग्रुप में डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब ये देखो, यहां पे ध्यान रखना बेटा, साइक्लिक कंपाउंड होता है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, किसमें, साइक्लिक में, है ना, साइक्लिक में। देखो ये है, अब जैसे दोनों ए हैं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये दोनों ए को आप कर दो बिलो द प्लेन, एक को कर दो अब द प्लेन, एक को कर दो बिलो द प्लेन। देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, अलग होंगी नहीं होंगी। भाई ये sp3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा दूसरा, ये हाइड्रोजन होगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। यहां नहीं कर सकते थे अब द प्लेन बिलो द प्लेन, यहां नहीं कर सकते थे, ये तो एक ही प्लेन में सारे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। जब स्ट्रेट चेन होगी तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा तभी होगा, और साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। बोलो, तो समझ में आया। इसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड। यहां दोनों बिलो द प्लेन है, ऐसे देखो साइक्लिक कंपाउंड है, ये दोनों ए हैं, ये आपकी तरफ है, दोनों ए आपकी तरफ है ना। अब दोनों मेरी तरफ कर दो तो एक ही बात है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, तो क्या हो गया, डिस्टेंस अलग हो गया, है ना, डिस्टेंस अलग हो गया। तो ये दोनों कंपाउंड अलग है, ऐसा नहीं है कि ये रूम टेम्परेचर में इस पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एकदम अलग है। रूम टेम्परेचर में दोनों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ये सेम है नहीं है ना। अभी करवाता हूं, चिंता ना करो, पहले कंडीशन लिखाऊंगा, हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले, फिर मैं लिखवाता हूं इसको अच्छे से। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के दो पार्ट हो गए, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट हो गए, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब पहली बात तो कंडीशन क्या होगी, लिखो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसी भी कंपाउंड को देखकर कैसे बताएंगे, किसी भी कंपाउंड को देख के कैसे बताएंगे कि ये कंपाउंड, ये पर्टिकुलर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे मैंने कंडीशन लिखाई थी टोटोमेरिज्म की, कि उसको देख के कैसे बताएंगे टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो क्या था, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड है तो कहां पर होना चाहिए, गामा पर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन थी। तो अब हम देख के बता सकते हैं ना किसी भी कंपाउंड को कि भाई ये पर्टिकुलर कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, बता सकते हैं। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। लिखो कंडीशन फॉर, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
किसी कंपाउंड को देखकर कैसे बताओगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? ठीक है, पहली कंडीशन, देयर शुड बी restricted rotation of groups, there should be restricted rotation of groups. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवा दो बेटा। डेफिनेशन तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो लिखवाई है ना, वही ज्योमेट्रिकल की है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफर इन ओरिएंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल कौन से करेंगे, ऑप्टिकल कौन से करेंगे, ये हम कंडीशन में देखेंगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप। अब रोटेशन ऑफ ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड कब होगा? अगर स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल कंपाउंड है, तो क्या होना चाहिए कंपाउंड में? कम से कम एक सी डबल बॉन्ड सी हो, या सी डबल बॉन्ड एन हो, या एन डबल बॉन्ड ओ हो, या एन डबल बॉन्ड एन हो। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ग्रुप। है ना? देखो ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट चेन है तो इनका होना जरूरी है, या क्या हो, और साइक्लिक। कोई भी, चाहे 3 मेंबर्ड रिंग हो, चाहे 4 मेंबर्ड रिंग हो, चाहे 5 मेंबर्ड रिंग हो, चाहे 6 मेंबर्ड रिंग हो, 7 मेंबर्ड रिंग हो, तो क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड साइक्लिक में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। भाई रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा तो रूम टेम्परेचर पर रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी रेजोनेंस का इसमें कोई मतलब नहीं बेटा यशी का। तो आप पहली कंडीशन लिखो, है ना? जैसे ही पूछता है कि बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर स्ट्रेट चेन है तो क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। स्ट्रेट चेन है तो क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। नहीं तो क्या होना चाहिए? नहीं तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन होता है रेस्ट्रिक्टेड। ये पहली बात आ गई। सेकंड कंडीशन लिखो, अनसिमेट्रिकल ग्रुप मस्ट बी अटैच, unsymmetrical group must be attached around atom। अनसिमेट्रिकल ग्रुप अटैच होने चाहिए उस एटम के अराउंड जिन एटम में हम क्या देख रहे हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख रहे हैं, है ना? उन एटम पर कौन से ग्रुप अटैच होने चाहिए? अनसिमेट्रिकल, डिफरेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल करेंगे तब आएगा समझ में तुम्हें। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, इतना होता है कि दूसरा बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? सेकंड वाले के सारे एग्जांपल दूंगा, पहले आप दो कंडीशन लिख लो। दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन, ग्रुप क्या होना चाहिए? देखो ये सेकंड का एग्जांपल ये है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी हो गया ना, ये ए तो ये बी अलग होने चाहिए, ये ए तो ये बी, या ए बी सी डी, दो ए सेम नहीं होने चाहिए। ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सारा समझ में आएगा एग्जांपल से। देखो जैसे ये है बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी और ए बी, है ना? देखो डिफरेंट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना? क्योंकि पहली बात रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दूसरा ग्रुप क्या है? इन एटम पर डिफरेंट है, तो ये शो करेगा। ये बताओ, सी डबल बॉन्ड एच एच और ये CH3 आ गया और ये बेंजीन आ गया, बताओ शो करेगा ये? यस और नो? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप क्या आ गए? सेम। यहाँ तो डिफरेंट है, यहाँ क्या आ गया? सेम। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे, CH3 नीचे ये ऊपर, तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आई समझ में? तो ये शो नहीं करेगा। अब देखो ये बता रहा था ये कि भाई ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा? तो भाई दूसरा तो बनना चाहिए इसका। ट्रिपल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दूसरा तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सेकंड ओरिएंटेशन तो हो ही नहीं सकता।
है ना। जैसे ये है भाई, ए बी है, आप ए नीचे ले जाओ, बी ऊपर, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा वो। लेकिन इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका दूसरा ये बना सकते हो क्या आप कि चलो हम डिस्टेंस चेंज कर दें, अभी तो 180 डिग्री का एंगल है, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? क्या कभी नहीं करेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, एसपी है। एसपी हाइब्रिडेशन एंगल कितना होगा, 180 का होगा। तो इसका जब दूसरा नहीं बनेगा तो हम कैसे बोलेंगे कि आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो भाई आइसोमेरिज्म के लिए किसी एक कंपाउंड का ओरिएंटेशन चेंज करो, दूसरा बनना तो चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रही है बात क्लियर? ये इसका दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर है ना। देखो और बताओ मुझे, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 ये शो करेगा? देखो पहले एकदम दिमाग में दोनों कंडीशन आनी चाहिए। अरे बताओ बताओ, शो नहीं करेगा भाई। C डबल बॉन्ड C तो है, देखो यहाँ तो ये अलग है, ये H है यहाँ पर, और यहाँ CH2CH3 है, और यहाँ पर क्या हो गया, CHH। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे, ये ऊपर ये नीचे, तो क्या होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये शो नहीं करेगा। देखो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसी में आते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ना ये CHH ये हमने पढ़ लिया था। सिस ट्रांस क्या होते हैं भाई, ये क्या सिस है, और इसका ट्रांस क्या बनेगा, ये बन जाएगा। आप CH3 ऊपर ले जाओ, ये क्या हो गया, ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इनको डाइस्टीरियोमर ही बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स ही बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है या सेम है, बताओ? ये सिस है, ये पहला, ये दूसरा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, बताना जरा। सिस का, ट्रांस का? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, अरे बोलो, किसका, सिस का ना। डाइपोल मोमेंट फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, रिपीट कर दो, डाइस्टीरियोमर्स। बेटा डाइस्टीरियोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं। डाइस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। तो सिस ट्रांस आइसोमर क्या होंगे, उनको डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सिस का ज्यादा होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा भाई। डाइपोल मोमेंट ज्यादा, पोलर ज्यादा, तो पोलर पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ये भी बता रखा है मैंने, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है ट्रांस की स्टेबिलिटी, ड्यू टू सिमेट्रिकल पैकिंग, जब सॉलिड स्टेट में जाता है तो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा। स्टेबिलिटी क्योंकि रिपल्शन कम है ना, देखो यहाँ पर बड़े ग्रुप में स्टेबिलिटी, रिपल्शन कम है, सिमेट्रिकल पैकिंग नीचे वाले में आएगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल पैकिंग। स्टेबिलिटी में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस। ये दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप हैं दूर है, यहाँ पर क्या है, पास है ना। यहाँ डिस्टेंस कम है बड़े ग्रुप में, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है बड़े ग्रुप में। बड़े बड़े ग्रुप में देखो, जब बड़े ग्रुप पास होंगे, बल्कि ग्रुप पास होंगे, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। बोलो, नोट कर लो, करो नोट। मेल्टिंग पॉइंट, सिमेट्रिकल पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट के ब्रैकेट में सिमेट्रिकल पैकिंग, और स्टेबिलिटी के ब्रैकेट में है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। किसमें, ट्रांस में। ट्रांस में, ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है,
स्ट्रेन डेवलप्ड होता है बल्कि ग्रुप के रिपल्शन की वजह से। तो ट्रांस में बल्कि ग्रुप क्या हो जाएंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे। ट्रांस में बल्कि ग्रुप दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जब बल्कि ग्रुप दूर होते हैं तो रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फर्स्ट का ही ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आपस में अट्रैक्शन पर। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, पोलर ज्यादा है ना। पोलर में फिर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। ये करण सर ने भी तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। चलो, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमेशा डाइपोल मोमेंट सिस के ज्यादा होगा। देखो यहाँ तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। अच्छा ये देखो कैसे ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या sp2 है। यहाँ पर s करेक्टर ज्यादा है, यहाँ s करेक्टर कम है। s करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पढ़ा है हमने, तो ये वेक्टर इधर होगा, ये इधर होगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, ज्यादा। यहाँ पर ये इधर, ये इधर, और दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। ये क्या हो गया, नॉन पोलर, और ये क्या हो गया भाई, पोलर। क्लियर है बात। अगर स्टेटमेंट आ गया कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ऑलवेज जीरो, ट्रू है क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ऑलवेज जीरो, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, हमेशा जीरो नहीं होगा। हाँ इसका जीरो है, अगर आप इन ग्रुप को अलग अलग कर दो तब थोड़ा जीरो आ जाएगा, लेकिन कम होगा, लेकिन ऑलवेज कम नहीं होगा। ये एग्जाम्पल देख लो भाई जल्दी से, ठीक है। मैं आपको बता रहा था केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर रिपीट होंगी, देखो हो रही है रिपीट। डाइपोल मोमेंट के कुछ पॉइंट हो रहे हैं रिपीट। हमें पता नहीं चल रहा कि सर सिस ट्रांस क्यों लिखवा रहे हैं, तो सिस ट्रांस अब कैसे है, क्या है, पता चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देखो जैसे ये Cl हो गया और ये CH3, ये H और ये H है ना, ये क्या बेटा, सिस फॉर्म है, C डबल बॉन्ड Cl। अपने आप देखो इसमें प्रॉपर्टी बताओ, ये H, ये ट्रांस है ना। कोई भी दो ग्रुप अपोजिट होंगे तो ट्रांस, सेम साइड होंगे तो क्या होगा, सिस। इसमें आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, ये फर्स्ट बोल दो, ये सेकंड बोल दो, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। चलो बता दो जल्दी। देखो भाई, इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, Cl और C डबल बॉन्ड C में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इधर होगा और ये इधर होगा, है ना। ये sp2 है, sp2 है, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा होती है ना। यहाँ पर ये इधर होगा और ये इधर होगा, देखो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा ट्रांस में, रिजल्टेंट ज्यादा, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा, तो सेकंड का डाइपोल मोमेंट फर्स्ट से ज्यादा। डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ज्यादा होता ही है, स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा होती है, तो इसलिए हमेशा रट्टा नहीं मारना। जनरली हम लिख लेते हैं कि सिस का सारी प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं, ट्रांस की दो ही प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। पर यहाँ पर तो ट्रांस अलग हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई, ठीक है। नोट करो, ट्रांस का ही ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट।